जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 का साइंस का चैप्टर 1। तो हम लोग फिजिक्स से शुरुआत करेंगे। तो फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है वो कौन सा है? प्रकाश। और प्रकाश का हमें क्या पढ़ना है? परावर्तन और अपवर्तन। क्या पढ़ना है? परावर्तन और तो परावर्तन और अपवर्तन पढ़ने से पहले हम लोग और क्या जानेंगे इसके बारे में? पहले तो ये जानते हैं क्या कि प्रकाश क्या होता है। क्या प्रकाश क्या है? तो मैंने ये स्लाइड पहले से इसलिए बना रखी क्योंकि ये लैंग्वेज है, जहाँ समझाने का होगा वहाँ मैंने छोड़ रखा है। अब लैंग्वेज को मैं अगर लिखता तो बहुत सारा टाइम वेस्ट होता, तो इस वजह से मैंने इसको पहले से ही स्लाइड बना के, टाइम आपका वेस्ट ना हो इस वजह से मैंने पहले स्लाइड बना रखी है। तो पहले हम जानेंगे किसके बारे में? प्रकाश के। तो प्रकाश क्या होता है? प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा, जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। यही तो होता है प्रकाश। क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। और यह एक प्रकार की कौन सी तरंग? देखो, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जब यह हमारी आंख की रेटिना पर गिरती है। तो कोई भी प्रतिबिंब हमारा कहां पर बनता है? रेटिना पर। कोई भी प्रतिबिंब बनेगा तो कहां पर बनेगा? रेटिना पर। तो जब प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, जब यह हमारी आंख की रेटिना पर गिरती है तो दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है, जिससे हम वस्तुओं को देख पाते हैं। प्रकाश के स्रोत देखो, ये मैंने बहुत सिस्टम से लिख रखा है, काफ़ी इसमें मेहनत लगी है लिखने में। ये कहीं कंटेंट लिखा नहीं था, मैंने अलग अलग बुक से और अपने नॉलेज से इसको अलग अलग छांटा है। तो प्रकाश के स्रोत क्या होते हैं? प्रकाश हमें दो प्रकार के स्रोतों से प्राप्त होता है। पहला कौन से स्रोत हैं? प्राकृतिक स्रोत। कौन से हैं? प्राकृतिक। दूसरे कौन से हैं? मानवीय। प्राकृतिक का मतलब जो मुझे प्रकृति में ने दिए हैं, जो हमने नहीं बनाए हैं, जो भगवान ने बनाए हैं, ऐसे समझ लो। वो कौन से स्रोत हैं? प्राकृतिक। और जो हमने खुद बनाए हैं वो क्या हैं? मानव निर्मित। तो प्राकृतिक स्रोत जिनसे मुझे प्रकाश प्राप्त होता है, सबसे बड़ा देखो प्राकृतिक स्रोत कौन से हो गए? क्या सूर्य और तारे हमने बनाए हैं? वो किसने बनाए हैं? हमने नहीं बनाए बस, ठीक है। तो वो मानव ने नहीं बनाए, ठीक है। तो वो कौन से स्रोत हो गए? सूर्य और तारे। मानव निर्मित, हमने मोमबत्ती बनाई, हमने विद्युत बल्ब बनाया। ये सब कैसे स्रोत हैं? मानव निर्मित। तो मोमबत्ती, विद्युत बल्ब और लैंप ये हम लोगों के द्वारा बनाए गए हैं, तो इनको क्या बोलेंगे? मानव निर्मित। अगला है प्रदीप्त वस्तुएं और अदीप्त वस्तुएं। क्या आपने इसके पहले यहाँ इनको पढ़ा है स्कूल पे या कहीं पे? नहीं, क्योंकि पढ़ाया ही नहीं जाता, जबकि सब कुछ है। आप बुक पढ़ेंगे तो सब कुछ मिलेगा। एनसीईआरटी को बना के रखा है कि ये बहुत बेकार बुक है। एनसीईआरटी में सब कुछ होता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन कम हो सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में बहुत कुछ है। इसको पढ़ने के टीचरों की भी जरूरत है कि टीचर भी इसको पढ़े तो बहुत कुछ मिलेगा उसको नया। तो प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं? ऐसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं, प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। क्लास 7th और 8th में भी आपने साइंस में इनको पढ़ा था। तो प्रदीप्त वस्तुएं कौन सी होती हैं? ऐसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं, प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। चलो, क्या चांद के पास खुद का प्रकाश है? आपको लगा करता है शाम को बढ़िया, शाम को रात में चांद चमक रहा है, लेकिन उसका प्रकाश खुद का नहीं है। वो किसकी वजह से चमक रहा है? सूर्य का प्रकाश ग्रहण करता है और उसकी वजह से वो क्या होता है? चमकता है। वो तो दूसरे का प्रकाश लेके चमक रहा है, तो वो क्या प्रदीप्त है? तो प्रदीप्त वस्तुएं वो होंगी जिनके पास स्वयं का प्रकाश होगा। किनके पास है? तारे के पास है और विद्युत बल्ब के पास है। कामा यहां लगना चाहिए, यहां लग गया है ना। तो सूर्य, तारे और विद्युत बल्ब, इनके पास स्वयं का प्रकाश है। अदीप्त वस्तुएं ऐसी वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न नहीं करती, उनको क्या बोलते हैं? अदीप्त वस्तुएं। जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न ना करें, जैसे अभी बताया हमने चंद्रमा, मेज, क्या यह प्रकाश स्वयं उत्पन्न करता है? जलाएंगे तो उत्पन्न करेगा, ऐसे तो नहीं करता ना। बर्तन, क्या ये प्रकाश उत्पन्न स्वयं करते हैं? नहीं। तो ये जैसे बर्तन, मैंने वो एक घड़ी देखा होगा, कांच ले लिया, ठीक है, क्या ये स्वयं प्रकाश उत्पन्न करेगा? नहीं। क्यों?
ये हाँ ये हो सकता है इस पे क्या डाले, लाइटिंग, फिर ये प्रकाश क्या कर दे, उत्पन्न, जिसको हम प्रतिबिंब बाद में बोल देंगे, ठीक है। तो ये स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते, इस वजह से इनको क्या बोलते हैं, अदीप्त वस्तुएं। अब प्रकाश के गुण, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है बहुविकल्पी क्वेश्चन के लिए, ठीक है। प्रकाश के गुण क्या होते हैं, प्रकाश कैसे चलता है, सरल रेखा में। प्रकाश कैसे चलता है, सरल रेखा में। तो प्रकाश का पहला गुण क्या हो गया, प्रकाश सरल रेखा में गति करता है या चलता है। दूसरा, प्रकाश विद्युत, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट गुण है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश किस प्रकार चलता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में। प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता, लेकिन इसकी सहायता से वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश हम नहीं देख सकते, लेकिन इसकी सहायता से हम वस्तुओं को, यहां हम आपको देख रहे हैं, आप हमें देख रहे हैं, तो किसकी सहायता से। अगर प्रकाश ना हो तो क्या मैं दिखाई दूंगा, रात में मैं दिखाई देता हूं, बताओ, आप दिखाई देते हैं नहीं, क्यों, क्योंकि प्रकाश नहीं। तो प्रकाश क्या है, प्रकाश जो स्वयं दिखाई नहीं देता, लेकिन इसकी सहायता से हम वस्तुओं को, ये काम की बात आगे आ गई फिर से। प्रकाश की निर्वात में सबसे अधिक चाल होती है, निर्वात या वायु, ठीक है, दो जगह, निर्वात में और वायु में। अगर कोई पूछे प्रकाश सबसे ज्यादा कहां चल सकता है, निर्वात में। किसमें, निर्वात एक ऐसा माध्यम होता है जहां पर कोई अवरोधक नहीं होता, मतलब वहां पर ना तो मतलब ऐसा कह सकते हैं ना वायु है ना पानी है, सब कुछ ऐसे है जहां, तो उसमें भाई मुझे कोई चीज, मान लो मुझे गति करना है, देखा होगा कि अगर हवा चल रही है तो जिस तरफ हवा चल रही है उधर मुझे साइकिल चलाना है तो बहुत तेजी चलेगी, अगर उसके विपरीत जाना है तो क्या होगा, धीरे चले। तो इसका रीजन क्या, हवा अवरोधक है, हवा रोकती है तुम्हारे गति को, रोकती है या तो बढ़ाती है। तो ऐसा माध्यम जहां हवा भी नहीं है, कोई है ही नहीं कोई चीज, तो उसको क्या बोलते हैं, निर्वात। तो वहां कोई अवरोधक नहीं है, तो वहां प्रकाश गति करता है। प्रकाश को गति करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, प्रकाश को गति करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता, क्या सूर्य से जो यहां पृथ्वी तक प्रकाश आता है कोई लेकर आता है, अपने मन से आता है। अब कहोगे कि ध्वनि भी तो यहां से वहां तक पहुंच जाती है, क्या ध्वनि बिना वायु के पहुंच सकती है, नहीं। तो ध्वनि के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, लेकिन प्रकाश के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। तो प्रकाश की निर्वात में सबसे अधिक चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ ये याद रखना, कितनी होती है। चलो एक और थोड़ा यहां करेक्शन कर लो, क्या, मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। मैं इस पीडीएफ को तुम लोगों के नंबर पर भेज दूंगा, तो ऐसे ही नोट कर लेना है, ठीक है। इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना साइंस में, ये वादा है हमारा, एक भी क्वेश्चन अलग नहीं आएगा, लेकिन ये जो पढ़ा रहा हूं इसको ढंग से पढ़ना है, ठीक है। नीचे देखो, इसको ऊपर ले जाते हैं। 10 दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, देखो क्या लिख गया है, दर्द लिखा है इसमें भाई, तो दर्द नहीं होना चाहिए ना। ठीक है, अब ठीक है। तो दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य कितनी होती है, जो हमें दिखाई देता वस्तुओं को, जिसको हम देख सकते हैं बहुत अच्छे से, जिसकी सहायता से वस्तुओं को, 3900 एंगस्ट्रॉन्ग से 3009 एंगस्ट्रॉन्ग, ये एक के ऊपर लिखा ना, तो इसको क्या पढ़ते हैं, एंगस्ट्रॉन्ग। एक ये भी जान लो, एक एंगस्ट्रॉन्ग जो होता है, एक एंगस्ट्रॉन्ग वो 10⁻10 मीटर होता है। एक एंगस्ट्रॉन्ग का मतलब 10⁻10, और एक माइक्रोन जो होता है, एक माइक्रोन ये 10⁻6 मीटर होता है। एक माइक्रोन 10⁻6, एक एंगस्ट्रॉन्ग 10⁻10।
ये माइक्रोन है, यू नहीं है, क्या है माइक्रोन, और ये माइक्रोनी का भाई भी नहीं है, ठीक है, तो उससे ना रिलेट करना, ये माइक्रोनी और ये सब अलग बातें हैं। दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कितनी होती है? 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम। ज्यादा हो गई इससे, तो देखा होगा ज्यादा प्रकाश हो तो आंखें क्या क्या होती हैं, काम करना बंद कर देती हैं ज्यादा तेज। जैसे काफी देर तक अंधेरे में रहो, या काफी देर तक ये फील किया होगा, उजाले में रहो और इकट्ठा अंधेरे में जाओ, तो क्या होगा, थोड़ी देर तक कुछ दिखाई, थोड़ी देर बाद हल्का हल्का दिखाई देगा ना। तो ये क्यों होता है? यहाँ आंख में एक पुतली पाई जाती है, अभी हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, वहां सब कुछ मैं बताऊंगा, ठीक है। तो प्रकाश को नियंत्रित करने का काम किसका होता है? पुतली का। अब पुतली जब हम लोग उजाले में होते हैं तो अपने आकार को क्या कर लेती है? छोटा, और जब हम अंधेरे में जाते हैं तो अपने आकार को क्या कर लेते हैं? तो उसको लगता है टाइम ये करने में, वो टाइम जब कंज्यूम मतलब हो जाता है तब वो हमको छोटा बड़ा अच्छे से दिखाई देने लगता है, तो उसको टाइम भी लगता है ना। तो हम लोगों ने क्या क्या सुना? पहला प्रकाश, प्रकाश एक प्रकार की क्या है? जो स्वयं तो दिखाई नहीं देता लेकिन इसकी सहायता से हम वस्तुओं को, ये जान गए, ठीक। दूसरा प्रकाश के स्रोत, तो दो तरह के स्रोत होते हैं, एक कैसे प्राकृतिक, एक क्या होते हैं? प्राकृतिक स्रोत कौन कौन से होते हैं? जो प्रकृति द्वारा है, मतलब जो हमने बनाए, कौन कौन से हो गए? सूर्य, तारे, ये कैसे स्रोत हैं? प्राकृतिक। मानव निर्मित कौन से हैं? कैंडल, मतलब हिंदी में मोमबत्ती ना, गांव में पहले वो होती थी दिया, होती थी, कितने लोग जानते हैं दिया? अरे सब गांव वाले ना। तो दिया होती थी, तो वो भी कैसी है? मानव निर्मित। लालटेन भी होती थी, एक लैंप होता था ना। तो ये सारे कैसे स्रोत हैं? मानव निर्मित। विद्युत बल्ब किसने बनाया है? मानव ने। थॉमस अल्वा एडिसन, नाम सुना होगा ना। तो ये सारे कैसे स्रोत हो गए? मानव। फिर दो वस्तुएं जानी, एक प्रदीप्त और अदीप्त। प्रदीप्त कौन सी होती हैं? जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करें वो कैसी हैं? प्रदीप्त। और जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न ना करें वो अदीप्त। तो प्रदीप्त वस्तुएं कौन सी होंगी? जिनके स्वयं का प्रकाश है, जिनके पास, कौन से हो गए? सूर्य हो गए, तारे हो गए, विद्युत बल्ब हो गया, ये स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है, ठीक है। अदीप्त कौन सी हो गई? जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते, जैसे चंद्रमा, लकड़ी, ये सब कैसी वस्तुएं हैं? अदीप्त। फिर हमने क्या पढ़े? प्रकाश के गुण। प्रकाश कैसे चलता है बताओ? सरल रेखा में गति करता है। कैसे गति करता है? प्रकाश की सर्वाधिक चाल कहां होती है? निर्वात में। काहे में होती है? कितनी होती है? 3 की गुणे 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। ये लिखना था, ये देखो मैंने बाद में लिख दिया था, मीटर प्रति सेकेंड। ये कौन सी तरंगों के रूप में चलता है? प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। दृश्य प्रकाश कहां से कहां तक होता है? तो 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉम। क्या पढ़ेंगे? 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉम। इतना जान गए हम लोग, ठीक है। अब अगले उसमें चलते हैं हम लोग। चलो, अब देखो यहां कुछ समझाने के लिए है तो मैंने इसमें स्पेस छोड़ रखा है, ठीक है। चलो देखो, प्रकाश का परावर्तन, ये यहां से आपका टॉपिक, यहां से स्कूल में भी पढ़ाया जाता है, यहां सभी कोई पढ़ाता है, ठीक है। तो ये आपने पढ़ भी रखा होगा प्रकाश का। तो देखो मैंने ये एकदम परफेक्ट डेफिनेशन लिखी है। लिखा है जब कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम में चलती हुई, वो माध्यम जल भी हो सकता है, वो माध्यम वायु भी हो सकता है, कोई भी माध्यम हो जिसमें वो चल रहे, किसी चमकदार या चिकनी तल पर, देखो ये चिकनी नहीं भाई, चिकने तल पर, कैसे? हाँ, तल पर आपतित होती है तो वह तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। यह घटना प्रकाश का, अब आराम से थोड़ी देर इधर देखिए, ये मैंने एक तल बना लिया,
ये कैसा तल है? मान लो ये एक क्या है? दर्पण है। क्या है? ये है एक दर्पण, ठीक है। अब यहां से एक किरण इधर आई हुई या दर्पण से टकराई, ये किरण आई हुई है। अब उसको पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? जब कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम में चलती, ये एक माध्यम है, मान लो वायु है। क्या है? यहां जैसे हम बैठे हैं, ये कौन सा माध्यम है? वायु। यहां चारों तरफ क्या है? वायु। तो ये माध्यम कौन सा है? वायु। ये वायु में है और ये अपने माध्यम में चल रही है। अब ये क्या हुआ? यहां पर एक दर्पण से टकराई। जब दर्पण किसी चमकदार या चिकने तल पर आपतित होती है, आपतित का मतलब गिरती है, ठीक। तो ये गिरी आके इस तल पे, क्या होगा? वह तल से टकराकर उसी माध्यम में, ये थोड़ा याद रखना, उसी माध्यम में, मतलब ये वायु वाला था तो फिर से कहां चली जाएगी? वायु वाले में, ठीक है। जिस माध्यम में आई थी उसी माध्यम में वापस हो गई। अब यहां पर हमें यह सीखना है, ठीक है। यहां पर हम इसको मैथ में आप लोगों ने पढ़ा होगा लंब, तो यहां ये क्या हो जाता है साइंस में? अभिलंब। क्या हो जाता है? अभिलंब, ठीक है। इसको उसमें बोलते हैं परपेंडिकुलर इंग्लिश में, ठीक है। तो उसको अभी हम लोगों को जानना नहीं है, बस ये जान लीजिए ये क्या है? अभिलंब। इसको थोड़ा ध्यान से सुनना, अभी भी काम देगा। 12th में पढ़ेंगे फिर काम देगा, कंपटीशन का कोई एग्जाम देंगे तब भी ये काम देगा, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखो, सुनते जाओ मेरी बात। ये कौन सी किरण है? गिरी हुई है, किसी चीज पर गिर रही है, तो गिरी वाली किरण को क्या बोलते हैं? आपतित किरण। तो ये आपतित किरण है। कैसी किरण है? तो इसका नाम हो गया आपतित। आपतित, आपतन का मतलब क्या होता है? गिरना। तो ये कौन सी किरण हो गई? आपतित किरण बच्चों। अब ये टकराने के बाद वापस हुई है, तो इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। तो ये वाली किरण क्या है? परावर्तित किरण, ठीक है। परावर्तित किरण, ठीक है। ये कौन सी किरण हो गई? परावर्तित। और ये अभी मैंने बोला था, ये बताओ क्या है? अभिलंब है ना। तो ये हो गया अभिलंब। तीनों चीजें समझ में आ गई। ये जहां गिर रहे हैं, इसको मैं अलग कलर से दिखाई दे रहा हूं, ये तीनों जहां गिर रहे हैं, ठीक है, ये बिंदु है। इस बिंदु का नाम है आपतन बिंदु, ठीक है। आपतन दिख रहा है ये कलर, तो इसका क्या नाम हो गया? आपतन बिंदु। ये क्या था? दर्पण, ठीक है। क्या है? दर्पण। ये चिकनी सतह होती है ना दर्पण, तो हो गई तीनों। अब मेरी बात सुनना, मैंने ये लिख लिया क्योंकि अब जो समझाना था वो इसी में खत्म। जो किरण किसी चीज पर गिर रही उसको क्या बोलते हैं? आपतित किरण। और जो टकराने के बाद वापस हो जाती है, परावर्तित। और जो बीच में ये खींचा हुआ ये क्या है? अभिलंब। अब ये आपतित किरण है और ये अभिलंब है, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच एक कोण बनेगा, ठीक है। दूसरा, जो परावर्तित किरण है और अभिलंब, इसके बीच भी एक कोण बनेगा, ठीक है। दो कोण हो गए। आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा इसको बोलते हैं बच्चों आपतन कोण। कौन सा कोण? आपतन कोण। इसको आई से प्रदर्शित करते हैं, काहे से? और ये जो है इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। क्या? क्यों इसको परावर्तन बोला? क्योंकि ये परावर्तित किरण के साथ है तो परावर्तन कोण, ये आपतित किरण के साथ था तो ये क्या हो गया? परावर्तन कोण। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? रिफ्लेक्टेड एंगल, तो आर से। इंग्लिश में जो इनका नाम होता है उसका पहला अक्षर वही यहां पर दिखाया जाता है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट क्या है? परावर्तन के नियम। पहला, आपतित किरण। देखो ये वाली किरण है कौन सी? आपतित। ये कौन सी? ये क्या है? मैं इधर अगर साइड में एक बार बनाऊं तो ये है, ये आपतित किरण, ये आपतित किरण, ये, और ये क्या? अभिलंब। तीनों एक ही तल पर, यही तो मतलब है, तीनों
एक ही तल पर है, ये वाला तल है तो इसी पर तो है तीनों। तो पहला नियम यही है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा ये आपतन बिंदु पर खींचा गया है। कहाँ खींचा गया है? तो इसको रटना नहीं, ये अगर आपने चित्र बना लिया, सब कुछ चित्र से लिखना है। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया, तीनों एक ही तल पर होते हैं। तो ये देखो लिखा, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया, तीनों एक ही तल पर। ये पहला नियम हो गया, ठीक। दूसरा, ये वाला जो कोण होगा, ये वाले कोण के क्या होगा? बराबर, यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के, ये देखो लिखा, आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जाता है। देखो इधर ये बना दिया मैंने, ठीक है। ये मैंने ये कहा 30 डिग्री ही ये वाला कोण कितना है, तो मैंने पूछा बताओ ये कोण कितना होगा। ध्यान से सुनना, ये कोण कितना है? 30। तो पहले तो मैं ये निकाल लूं। देखो अगर कोई ऐसे सीधी लाइन है तो ये कितने कोण बनाती है? 90 के। ये अभिलंब है, लंब कितने अंश में होता है? 90। तो ये बताओ अगर यहां तक 90 है तो ये कितना होगा? ये 30 है तो ये टोटल 90 है तो ये कितना है? 60। कितना है? 60 30 तब तो 90 होंगे ना। और अभी समझाया ये वाला कोण ये वाले कोण के क्या होता है? बराबर। तो ये 60 है तो ये भी क्या होगा? और सीधा सीधा कभी दे देता है कि ये कोण बताओ 40 है तो ये कितना होगा? 40 होगा। अब यहां ये दे दे और ये वाला पूछा जाए तो पहले ये निकालना पड़ेगा, फिर ये वाला बता पाएंगे। समझ में आई बात? ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, तो ये बात का ध्यान रखना। अगला कुछ और भी लिखा है, परावर्तन के यह नियम, जो अभी दोनों नियम लिखे हैं, यह नियम गोलीय पृष्ठों सहित सभी प्रकार के परावर्तक पृष्ठों के लिए लागू होते हैं। तो ये केवल गोलीय पृष्ठों के लिए नहीं है, सबके लिए ये नियम है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया, तीनों एक ही तल पर होते हैं। समझ में आ गई बात? फिर से सुन लो एक बार, मैं दोबारा बता दूं। ये जो किरण गिर रही ये कौन सी है? जो वापस जा रही टकरा के। और जो ये खींचा गया है ये क्या है? अभिलंब। तो पहला नियम क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल पर होते हैं। दूसरा, आपतन कोण परावर्तन कोण के, अगर कोई पूछे आपतन कोण क्या होता है तो क्या बताओगे? अभिलंब और आपतित किरण के बीच, अभिलंब और आपतित किरण के जो कोण होता है उसे क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण होता है उसे क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण। ठीक है। चलो एक क्वेश्चन इस पे आया था, अभी मैं बाद में करवाऊंगा ये क्वेश्चन। चलो देखो अगला क्या बोला गया। अब मुझे क्या पढ़ना है? दर्पण। ठीक है। दर्पण क्या होता है? यदि किसी चमकदार या पारदर्शी सतह की एक तरफ चांदी की पॉलिश कर दी जाती है तथा दूसरी तरफ से प्रकाश का परावर्तन होने लगता है तो इसे दर्पण कहते हैं। देखो ऐसे आपने पढ़ा होगा, एक ये है, ठीक है, और एक ऐसे होता है, ठीक है। ये कौन सा है? उत्तल। ये क्या है? अवतल। तो देखो इधर, इसमें इधर पॉलिश है, ये क्या है? पॉलिश। इधर इधर पॉलिश है इसमें। तो एक तरफ अगर पॉलिश कर दी जाए, एक तरफ से क्या हो? परावर्तन। अब इधर पॉलिश की गई है तो इधर से क्या होगा? परावर्तन। इसमें इधर पॉलिश है तो इधर से क्या होगा? परावर्तन। तो एक तरफ अगर पॉलिश कर दी जाए, एक तरफ से क्या हो? परावर्तन, तो उसको क्या बोलते हैं? दर्पण। चलो देखो आगे। यदि किसी चमकदार या पारदर्शी सतह की एक तरफ चांदी की पॉलिश कर दी जाती है तथा दूसरी तरफ से प्रकाश का परावर्तन होने लगता है तो इसे दर्पण कहते हैं। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो। पहला समतल दर्पण और गोलीय। फिर आगे हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि गोलीय दर्पण भी कितने प्रकार के होते हैं? दो। एक अवतल और दूसरा उत्तल। ये अभी पढ़ेंगे आगे। तो अभी हम लोगों को दो दर्पण, एक समतल और एक गोलीय, इसको ढंग से पढ़ो। 12th क्लास में फिर से पूरा मिलेगा। ठीक।
समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताएं, इसके बारे में बस इतना जानना। देखो इसमें और एक बात बताएं कि बुक में सिर्फ 2 ही पॉइंट मिलेंगे आपको, जो बुक अच्छी है उसमें, और कुछ में तो है ही नहीं। तो पहला लिखा है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा सीधा होता है। तो ये देखो बस ये याद रखना है, आभासी, सीधा और वस्तु के बराबर भी होता है। और क्या होता है? बराबर भी होता है। ठीक है, जितनी बड़ी वस्तु हो गए उतना बड़ा ही क्या होगा? प्रतिबिंब। अगर मैंने इसके सामने 5 फुट का आदमी खड़ा कर दिया तो उसमें बनेगा भी कितना? 5 फुट। देखा होगा जैसे गाड़ी में जब मोटरसाइकिल में बैठे हो तो जो पीछे के देखने के लिए होता है ना शीशा, पीछे वाली गाड़ियां देखने के लिए, तो उसमें इतना ट्रक तो बहुत बड़ा सा है लेकिन दिख तो उसमें पूरा जाता है। तो उसका काम क्या है? बड़ी सी वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बना देना? छोटा सा। बात समझ रहे हो? घर वाला जैसे जो जिसमें आप अपना फेस देख के आते हो, उसके पास चलते जाओ, जैसे जैसे उसके नजदीक जाओगे तुम्हारा आकार क्या हो जाएगा? बड़ा। जैसे जैसे दूर जाओगे तुम्हारा आकार क्या होता जाएगा? तो वो तो सब काम कर लेता है, जब चाहो छोटा बना लो, जब चाहो। लेकिन वो वाला जो दर्पण है जिसमें हम गाड़ियां देखते हैं उसमें हमेशा कैसा बनेगा? छोटा। अब उसमें अगर हमने अवतल दर्पण लगा दिया, सोचो जैसे जैसे गाड़ी क्या आएगी तुम्हारी गाड़ी के नजदीक, प्रतिबिंब क्या होता जाएगा? बड़ा। बाद में पता चला वो इतने बड़े शीशे में ट्रक का सिर्फ बत्ती दिख रही है, वो बड़ा होता जाएगा। ट्रक की सिर्फ क्या दिख रही है? फिर वो होगा अगले दिन पेपर में छप के आएगा राम नाम, है ना? तो ऐसे नहीं। तो उसमें इसीलिए कौन सा दर्पण यूज किया जाता है? उत्तल। वो अभी आगे देखेंगे हम लोग। तो इसमें हमने क्या पढ़ा कि समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है? और कैसा होता है? सीधा। और कैसा होता है? आभासी, सीधा, बराबर। माइंड में इतना बैठा लो, आभासी, सीधा। उत्तल दर्पण में बस ये हट जाता है, उसमें आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, लेकिन कैसे बनेगा? छोटा। किसमें? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में ये बराबर की जगह बस क्या हो जाता है? छोटा। लेकिन अवतल दर्पण की भाई दुनिया अलग है, वो छोटा भी बना लेगा, बड़ा भी बना लेगा, बराबर भी बना लेगा, आभासी भी बना लेगा, वास्तविक भी बना लेगा। तो वो कैसा भी प्रतिबिंब बना सकता। तो मुझे रटना कौन से है? समतल दर्पण और उत्तल। ये दोनों कंडीशन नहीं हुई तो फिर कौन सा होगा? अवतल। अगर आभासी हुआ, सीधा हुआ, बराबर हुआ तो कौन सा दर्पण है? समतल दर्पण है भाई। कौन सा दर्पण है? समतल। अगर आभासी हुआ, सीधा हुआ, छोटा हुआ, उत्तल। कौन सा होगा? और ये दोनों नहीं हुए तो अवतल। अगर ये दोनों नहीं हुए तो दूसरा। अच्छा ये देखो, ये बराबर वाली बात मैंने नीचे लिखी, वही तो कह रहा था कि मैं छोड़ कैसे सकता हूं। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के जितनी बड़ा वस्तु उतनी ही बड़ा प्रतिबिंब। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर दर्पण के सामने बिंब या वस्तु रखी। बिंब का मतलब वस्तु ही होता है, बिंब का मतलब वस्तु, और प्रतिबिंब का मतलब बिंब की जो इमेज बनती है। जैसे मैं हूं, मेरी इमेज इधर बन रही नहीं बन रही, अभी बनती है ना, तो वो उसको क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब। हम क्या हैं? बिंब या वस्तु। हम क्या हैं? बिंब या वस्तु। और जो हमारा रिफ्लेक्ट होके बनता है उसको क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब। चलो, इसका कहने का मतलब ये है, जैसे एक दर्पण है, ये कौन सा दर्पण? समतल। मान लो यहां से मैंने एक इधर चुग्गू मुग्गू को यहां खड़ा कर दिया मैंने, और यहां से इसकी दूरी कितनी है? 5 मीटर। तो प्रतिबिंब में ये कितनी दूरी बनता हुआ दिखाई देगा? 5 मीटर। ये देखो लिखा है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर दर्पण के सामने बिंब या वस्तु रखी जाती है। अगर ये 5 मीटर दूर रखोगे तो प्रतिबिंब भी तुम्हें कितनी दूर दिखाई देगा? अगर ये 2 मीटर रखोगे तो, यानी जितनी दूर वस्तु रखोगे उतनी दूर ही प्रतिबिंब दिखाई देगा। समतल दर्पण में किसी वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण का आकार वस्तु के आकार का कम से कम आधा होना चाहिए। मान लो कि ये अरे भाई साहब थोड़ा ठीक से बना देते हैं ना, गोलू मोलू हैं ये भाई अपने।
तो ये गोलू मोलू गए अपना प्रतिबिंब देखने, किसमें? समतल दर्पण में। अब ये बोले कि हम जितने बड़े हैं हमारा पूरा प्रतिबिंब दिखना चाहिए, पैर से लगा के खोपड़ी तक। तो हमको कम पैसन में बताओ कि हम बढ़िया से एक दर्पण ले आए और हम पूरा पूरा अपन प्रतिबिंब देख सकें। तो कम पैसन का मतलब क्या है कि हम इनका छोट से छोटा दिला दें तो कम पैसन का मिलेगा ना। तो हम इनसे कहा कि जितनी तुम्हारी हाइट है वो क्या आधी कर दो। तो मान लो कि कै फुट के हैं 5, कै फुट के हैं, तो दर्पण की लंबाई कम से कम कितनी होनी चाहिए? 5 के आधे बताओ, 2.5, 2.5। मान लो कि इसकी जगह मैं खड़ा होता 6 फुट, तो फिर दर्पण कितना चाहिए? आधा इसका, कितना? 3 फुट। 3 से बड़ा ले आओगे कोई दिक्कत नहीं, फिर भी दिखाई देगा, लेकिन कम से कम कितना होना चाहिए? 3 से छोटा लाओगे तो फिर पूरा प्रतिबिंब। तो यही लिखा है कि समतल दर्पण में किसी वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण का आकार वस्तु के आकार का कम से कम आधा होना, यानी जितनी बड़ी वस्तु है उससे क्या होना चाहिए? आधा। एक पॉइंट इसमें मैंने नहीं लिखा है, वो भी सुन लो। वो ये है कि जैसे समतल दर्पण है ये इधर, ठीक है, इधर एक व्यक्ति है, ये 5 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से दौड़ रहा है, इसके सामने ऐसे रखा हुआ है, ये दर्पण ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। अब ये दर्पण के सामने ऐसे दौड़ लगाए हुए, दर्पण काफी दूर रखा हुआ है, ये उसके सामने क्या करे हैं? दौड़। और इसकी स्पीड कितनी है? 5। तो ये अपने आप को यहां देख रहा है, जैसा ये है इधर इसको यहां भी दिखाई देगा। तो ये बताओ प्रतिबिंब कितने स्पीड से दौड़ता दिखाई देगा इसे? इसकी दुगुना स्पीड से दिखाई दे। कितने? 10। ध्यान से सुनना, मैं फिर इसमें क्वेश्चन भी बदल सकता है। अगर ये खुद को देखेगा तो कितने की स्पीड से? 10। जितना यहां होगा उसकी दुगुना। ये 20 से दौड़ेगा तो इसे ये कितने से दिखाई देगा? 40 से। समझ में आई बात? अगर मैं ये बोलूं यहां एक और व्यक्ति है, वो इसके प्रतिबिंब को देखे तो कितना दिखाई देगा? तो फिर उतना ही दिखाई देगा जितना दौड़ रहा है। अगर ये 5 की दौड़ेगा तो कितने दिखाई देगा? 5 का। ये 10 की दौड़ेगा तो, लेकिन ये अगर स्वयं को देखेगा खुद को, तो भाई 5 की स्पीड ये खुद दौड़ रहा है और 5 की स्पीड से इसका प्रतिबिंब भी दौड़ रहा है, तो कितने का हो गया? 10। चलो एक बात अगर ये ना समझ में आई हो तो मैं दूसरा समझाता हूं। जैसे बस में बैठे हो, बस तो चल रही होती ना खूब तेज, 50 की स्पीड 60 की स्पीड में ऐसे चल रही होती। क्या कभी तुम्हें जो बगल में सीट में बैठा है वो तुम्हें दौड़ता हुआ दिखाई देता है? चल तो वो भी रहा ना, क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि हम दोनों की स्पीड क्या है? सेम सेम। जितनी तेज बस चल रही है उतनी तेज हमारा शरीर भी चल रहा है, तो जितनी स्पीड हमारी है उतनी बगल वाले की है। दोनों की स्पीड क्या है? सेम सेम। और दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो हमें ये महसूस ही नहीं होता कि हम लोग चल भी रहे हैं। हमको लगता है वो भी बैठा है, उसे लगता है कि हम भी, लेकिन हम रियल में क्या हो रहे हैं? चल रहे हैं भाई। अगर बैठे होते तो भाई, अगर मैं यहां बैठे हो, यहां क्या कर रहे हो? बैठे हो। क्या मैं थोड़ी देर बाद ये पूछूंगा कि तुम मलवा पहुंच जाओगे? नहीं पहुंच सकते। लेकिन अगर बस में बैठे होगे पहुंच जाओगे। क्यों? बस गतिमान है तो तुम भी क्या हो? गतिमान हो। अब इसी की समझो, अगर मैं 50 की स्पीड में होता, एक और आदमी वो भी 50 की स्पीड में, लेकिन मैं इधर को जा रहा हूं, वो आदमी इधर को आ रहा है। अब तुम्हें ये आदमी 100 की स्पीड में लगेगा, इसको तुम भी कितने की लगोगे? 100 के। क्यों? क्योंकि वो 50 की स्पीड में, मैं भी 50। क्यों? दोनों की स्पीड क्या है? सेम सेम तो है, लेकिन डायरेक्शन क्या है? उल्टा। क्योंकि वो इधर को जा रहा है, मैं इधर को जा रहा हूं, वो इधर से आ रहा है। तो दोनों स्पीडें जो होती हैं, चाल, वो जुड़ जाती हैं। वो 30 की आ रहा, मैं 40 की जा रहा हूं, तो मुझे लगेगा वो 70 में, उसको मैं लगूंगा कितने में है? 70 में। अगर मैं 40 को इधर को जाऊं, बगल वाला 30 को इधर से जाए, तो मुझे महसूस होगा, उसे महसूस होगा कि मैं 10 की स्पीड में चल रहा हूं। कितनी? 10। तो जब सेम डायरेक्शन होती हैं तो चालें घट जाती हैं, और जब विपरीत डायरेक्शन होते हैं तो चालें जुड़ जाती हैं। क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं। ठीक है, इतना समझ में आई बात? ठीक है, नेक्स्ट।
अब देखो, अभी हमने कौन सा दर्पण पढ़ा था बताओ, बोलो कौन सा दर्पण पढ़ा था हम लोगों ने? समतल। अब कौन सा है? गोली। तो ये देखो दो ठे गोला बने हुए हैं, लग रहे हैं, ठीक है। तो देखो गोली दर्पण होता क्या है? यदि किसी कांच के खोखले गोले को काटकर उसकी एक सतह पर चांदी की पॉलिश कर दी जाए तो इसे गोली दर्पण, ये गोली दर्पण है पूरा, ठीक है। इसको मैंने काट दिया, ये जो डेड डैश आपको दिख रहा है ये क्या कर दिया गया है? काटा गया है। अगर मैं इसको एक बार तुम लोगों के लिए रेज किए दे रहा हूं, चलो इसको मैं रेज कर दे रहा हूं, कैसे? ये देखो ये नहीं है, ठीक है। यहां पे ये हटा दिया मैंने डेड डैश वाला, इसको थोड़ा बड़ा कर दिया जाए। समझ में आई बात? अब देखो तो ये जो अभी इसी तरह का तो दर्पण बनाते हैं आप, लेकिन ये मैंने काट के कहां से निकाला है? गोले से। तो ये जो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण पढ़ते हैं ये क्या है? किसी गोले के कटे हुए भाग। तो वही लिखा है, यदि किसी कांच के खोखले गोले को काटकर उसकी एक सतह पर चांदी की पॉलिश कर दी जाए तो इसे गोली दर्पण कहते हैं। अब नीचे देखो लिखा है एक अवतल दर्पण और एक क्या लिखा है? उत्तल दर्पण। यदि उभरे हुए तल पर पॉलिश की जाए, कौन से? देखो ये तो दबा हुआ तल है, ये जैसे बना ये, तो ये वाला तल कौन सा है? उभरा हुआ। ये कौन सा है? उभरा। और ये कौन सा है? दबा हुआ। इधर दबा लगता है, इधर से उभरा हुआ लग रहा है ना। तो अगर यदि उभरे हुए तल पर पॉलिश कर दी जाती है तथा प्रकाश का परावर्तन दबे हुए तल से, इधर देखो ये कहां पर पॉलिश की गई है? उभरे हुए तल पर। और इधर से क्या होगा? परावर्तन। इधर से क्या होगा? तो परावर्तन कौन से तल से हो रहा है? दबे हुए तल से। इसमें परावर्तन किस तल से हो रहा है? दबे। इसमें देखो दबे हुए तल पर क्या है? पॉलिश। तो परावर्तन इधर से होगा, यानी कौन से तल से? उभरे हुए से। इधर से क्या होगा? परावर्तन, ठीक है। तो जब दबे हुए तल पर क्या हो? पॉलिश, और उभरे हुए तल से क्या हो? परावर्तन, तो उसे क्या बोलते हैं? उत्तल दर्पण। और जब उभरे हुए तल पर क्या हो? पॉलिश, तथा प्रकाश का परावर्तन दबे हुए तल से हो। किससे हो? दबे हुए तल से होता है, तो ऐसे दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। तो ये जो बना हुआ है ये कौन सा दर्पण है? इसको इंग्लिश में कॉनकेव मिरर बोलते हैं, इसे कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर क्या होता है? अवतल दर्पण जिसके उभरे हुए तल पर क्या हो? पॉलिश, और परावर्तन किस तल से हो? दबे हुए से। और जिसके दबे हुए तल पर पॉलिश हो और उभरे हुए तल से क्या हो? उभरे हुए तल से क्या हो? परावर्तन, तो उसे क्या बोलते हैं? उत्तल दर्पण। तो उत्तल अवतल समझ गए। उत्तल दर्पण क्या होता है बताओ? उत्तल दर्पण क्या होता है? जिसके दबे हुए तल पर क्या हो? पॉलिश। जिसके दबे हुए तल पर क्या हो? उभरे हुए तल से क्या हो? परावर्तन। वो कौन सा दर्पण है? उत्तल। अवतल क्या होता है? जिसके उभरे हुए तल पर क्या हो? पॉलिश, और दबे हुए तल से क्या हो? परावर्तन, तो उसे क्या बोलते हैं? अब इसके उपयोग थोड़ी पहले उपयोग ही पढ़ लेते हैं हम लोग, ठीक है। उपयोग पहले जान लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट वाली स्लाइड पे। ये अवतल दर्पण के उपयोग। तो अवतल दर्पण के उपयोग कहाँ होते हैं? देखो आपको कम से कम दो याद रखने हैं। कितने याद रखने हैं? दो। पहला है बड़ी फोकस दूरी तथा बड़े द्वारक का अवतल दर्पण दाढ़ी बनाने के काम आता है। दाढ़ी बनाने के तो बड़ी फोकस दूरी का होगा
तो हमारा चित्र क्या दिखेगा, बड़ा। तो हम बड़ा चित्र दिखेगा तभी तो दाढ़ी ढंग से बना पाएंगे। तो बड़ी फोकस दूरी तथा बड़े द्वारक का अवतल दर्पण किसके काम आता है, दाढ़ी बनाने के। डॉक्टर जो होते हैं प्रकाश की किरणें छोटे अवतल दर्पण से परावर्तित करके आंख, दांत, नाक, गले इत्यादि की जांच करते हैं। देखो समझो कैसे, जैसे मैंने बोला कान में कुछ कीड़ा घुस गया है, अब वो कीड़ा तो बहुत क्या होगा, छोटा, और कान के अंदर है तो दिखाई, तो फिर क्या है, अब देखना है मुझे, तो उस कीड़े को क्या करना होगा, बड़ा। उत्तल दर्पण का काम क्या है, बड़ी चीज को क्या कर देना, छोटा। समतल दर्पण का काम क्या है, जितनी बड़ी है उसको उतनी बड़ी ही रखना है। बराबर बनता है ना प्रतिबिंब समतल में, तो उसको तो बराबर रखना है। तो बराबर रख के फायदा क्या है, मुझे तो छोटे वाले को क्या करना है, तो ये काम कौन करेगा, अवतल दर्पण। कौन करेगा, मेरी बात को समझ रहे हो कि नहीं। अवतल दर्पण का काम क्या है, छोटी चीज को बड़ा करना। तो मुझे उस जो कीड़ा घुसा हुआ है उसको क्या देखना है, बड़ा। तो कौन सा दर्पण यूज करना होगा। अब मुझे गले की जांच करवानी है, नाक की करवानी है, कान की करवानी है, आंख की करवानी है, तो इसमें बहुत छोटे छोटे क्या होते हैं चीजें। अगर कोई बीमारी भी होगी तो बहुत छोटी सी जगह पे होगी, तो इसको बड़ा करके देखना है, तो ये काम कौन करेगा, अवतल दर्पण। तो डॉक्टर जो होते हैं वो आंख, नाक, दांत, गले, इनकी सबकी जांच करने में किसका उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग टेबल लैंपों के शेडो में किया जाता है। देखा होगा आपने पिक्चरों में, वो पढ़ाई जब करते हैं ना तो टेबल लैंप ऐसे रखा होता है ना, वो पढ़ाई करने के लिए, तो उसमें जो लगा होता है दर्पण वो क्या है, अवतल दर्पण। ठीक है। अवतल दर्पण का उपयोग मोटर कारों, रेलवे इंजन तथा सर्च लाइट के लैंपों में परावर्तक के रूप में किया जाता है। मैं तुमको समझाता हूँ। जैसे मोटरसाइकिल देखी है, सबने देखी होगी, उसमें एक आगे ऐसे यहाँ जहाँ पोर्शन होता है वो आगे वाले पोर्शन को हेडलाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेडलाइट। तो उसमें जो दर्पण यूज किया जाता है वो कौन सा होता है, कौन सा होता है, अवतल दर्पण। पिक्चरों में आपने देखा होगा जब कहीं कोई गुफा में जाता है, किस में जाता है, गुफा में या सुरंग में, तो उन्होंने देखो यहाँ एक हेलमेट पहने होते हैं वो लोग, और यहाँ पर एक क्या होती है, टॉर्च लाइट लगी होती है, तो उसे क्या बोलते हैं, सर्च लाइट। क्या बोलते हैं, तो उसमें भी क्या लगा होता है, अवतल दर्पण। तो ये देखो लिखा हुआ है कि मोटर कारों, रेलवे तथा सर्च लाइट के लैंपों में परावर्तक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। तो आप ऐसे याद रखेंगे, जितनी भी गाड़ियों की कौन सी लाइट होती है, हेडलाइट। कौन सी लाइट, जो आगे, जिससे हम आगे का उजाला करके, प्रकाश करके क्या देखते हैं कि डायरेक्शन कहाँ जाना है, क्या करना है, तो वो जो लाइटें होती हैं उनमें क्या लगा होता है, अवतल दर्पण। ठीक। सर्च लाइट में क्या लगा होता है, अवतल दर्पण। डॉक्टर जो होते हैं आंख, नाक, गले की जांच करने में किसका उपयोग करते हैं, हम लोग सुबह जो देख के आते हैं अपना चित्र, अपना फेस देख के आते हैं जिस दर्पण पे, या दाढ़ी बनाने के लिए जो यूज किया जाता है वो कौन सा दर्पण होता है, अवतल दर्पण। ठीक है। नेक्स्ट, उत्तल दर्पण के उपयोग। इसमें देखो मैंने थोड़ा सा लिखना है आपको। अभी आप लोग जब आते हैं तो देखा होगा फ्लाईओवर जो बना हुआ है, फ्लाईओवर समझ रहे हैं ना, अरे पुल भाई तुम्हारी भाषा में, जो पुल बना हुआ उसमें देखो लाइटें खूब सारी लगी है, तो उनका क्या है, प्रकाश को फैलाना, यही तो काम है ना। तो देखो ये लिखा है, उत्तल दर्पण कैसा होता है, अपसारी। वो कैसा होता है, अभिसारी। तो मैं इधर लिखे देता हूं, ठीक है, नहीं तो आप भूल जाएंगे। ये कैसा है, अभिसारी। तो अवतल दर्पण कैसा होता है, अभिसारी, और ये क्या होता है, अपसारी। उत्तल दर्पण अपसारी होता है, यह प्रकाश को फैलाता है। तो इस वजह से अतः बाजार व गलियों में लगे लैंपों का प्रकाश उत्तल दर्पण से परावर्तित होकर अपसारी किरण पुंज के रूप में सड़क के काफी बड़े क्षेत्र को प्रकाशित कर देता है। मतलब इसका उपयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि ये बहुत दूर तक का प्रकाश को फैला देता है, अपसारित कर देता है। उसका काम क्या करना है, एक जगह। अब मुझे टेबल लैंप में क्यों प्रयोग किया जाता है, प्रकाश को वहां उद्देश्य मुझे फैलाना है क्या, वहां तो प्रकाश को एक जगह एकत्र में, तो इतनी जगह पे पढ़ता हूं तो उतनी जगह पर ही फोकस करना है। तो इस वजह से किसका प्रयोग करेंगे, जो प्रकाश को एक जगह क्या कर दे। तो इस वजह से वहां क्या, कौन सा यूज करेंगे, अभिसारी। अपसारी का मतलब फैलाना,
तो यहां पर अब मुझे बाजार पे लाइट लगाना है तो क्यों लगाऊंगा? प्रकाश सब जगह हो, उसको फैलाना है। अब जैसे यहाँ रोड पे लगी हैं ये लाइटें, तो मतलब रोड में सारे जगह दिखे, तो इस वजह से लगाई जाती हैं ये। तो यहां पर किसका उपयोग होगा? उत्तल दर्पण का। रूप में सड़क के बड़े क्षेत्र को प्रकाशित, तो ये रीजन लिखा। आपको सिर्फ क्या लिखना है यहाँ पे, ये इतना बड़ा नहीं लिखना है आपको, बस इतना लिख। अगर बहुत अच्छा आप लिखना चाहते हैं तब तो ये पूरा याद करें। अगर आपको ये लगता है कि हम सिर्फ लिखना है, नंबर उतने ही मिलेंगे, इससे आप निश्चिंत रहें कि आप छोटा लिखेंगे तो वह उसमें बस इतना लिख देता है, सड़क पर लगे लैंपों में, सड़क पर लगे लैंपों। या सिर्फ इतना लिख सकते हैं स्ट्रीट लाइटों में, स्ट्रीट का मतलब सड़क वाली लाइटों में। तो बस ये पूरे का आंसर इतना ही है, स्ट्रीट लाइटों में या सड़क पर लगे लैंपों में। दूसरा है बसों, ट्रकों और मोटर कारों में ड्राइवर सीट के पास उत्तल दर्पण लगा रहता है, जिससे ड्राइवर अपने पीछे के बड़े दृष्टि क्षेत्र में आने वाले सभी व्यक्तियों तथा गाड़ियों के प्रतिबिंब देख सकता है। यह भी बहुत बड़ा लिखा है। आप क्या लिख सकते हैं? साइड मिरर के रूप में, बस हो गया। क्या मतलब? देखो चार पहिया में एक बगल में शीशा लगा रहता है, क्यों लगा रहता है? पीछे वाली गाड़ियों को देखा जा सके, पीछे कौन आ रहा है उसको देखा जा सके। मोटरसाइकिल में दो लगे होते हैं ना, तो इधर वाला जो होता है उससे हम क्या काम करते हैं कि पीछे गाड़ी कौन सी आ रही है उसको हम साइड दे सकें, ये कर सकें ना। तो क्यों इसका उपयोग किया जाता है? क्योंकि ये पीछे का बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, उसको कवर कर लेता है, लेकिन दिखाता क्या है? छोटा सा। तो हम बहुत दूर भी होगा ना ट्रक तो मुझे दिखाई दे देगा, बहुत दूर भी होगी बस तो मुझे दिखाई देगा। इस वजह से इसका उपयोग किया जाता है। तो आप बस इसको क्या लिख देंगे? साइड मिरर के रूप में। क्या लिख देंगे? धूप। अब इसको तो पूरा लिखना है, इसमें तो कुछ है नहीं। धूप के चश्मे भी उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। धूप के जो चश्मे होते हैं ना, बोलेंगे ये धूप के चश्मे, तो उसमें भी क्या है का प्रयोग करते हैं। चलिए अब कुछ परिभाषाएं हैं, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। चलो देखो, गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाएं, ये बहुत कठिन लगती होंगी, आज के बाद नहीं लगेंगे। पहला दर्पण का ध्रुव, तो मैं इसको इधर थोड़ा समझाने के लिए मैं बनाए देता हूं। ये दिखेगा नहीं आपको? ये कौन सा दर्पण है बताओ? जिसके उभरे हुए तल पर पॉलिश हो, दबे हुए तल से परावर्तन हो। अभी पढ़ा हमने, वो कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण, ठीक है। ये जो बिंदु है इसको बोलते हैं पोल, ध्रुव। क्या बोलते हैं? अब इसका जो केंद्र होता है, जैसे ये पूरा अभी हमने समझाया किसका भाग है, एक गोली दर्पण का, तो इसको काट के बस इतना सा बचाया गया है। तो इसका जो केंद्र होगा वो यहां कहीं होगा। जब इसको गोला बनाएंगे तो ये गोला ऐसे करके रखा के बनाया गया होगा, तो यहां कहीं क्या होगा? केंद्र। और केंद्र को पहले हम जब वो पढ़ते थे मैथ, तो मैथ में ये केंद्र होता था। यहां पर ये होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र। क्या बोलेंगे? और यहां पर जो यहां किरणें रखेंगे वो जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे क्या बोलेंगे? फोकस। तो अभी तो हम इसके बारे में बहुत कुछ जानेंगे, अभी इतना बस थोड़ा थोड़ा जान लो। पहला यही बोला गया है, दर्पण का ध्रुव। तो देखो क्या बोला, गोली दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, जैसे ये है, ये दर्पण है, ठीक है, ये दर्पण है। अब जितना इधर है उतना इधर है, तो ये बीच वाला बिंदु वो क्या कहलाता है? ध्रुव। जो मैंने ये बनाया हुआ है जितना बड़ा, उसका बीच वाला बिंदु, मध्य बिंदु क्या कहलाएगा? ध्रुव। तो ध्रुव, कोई पूछे ध्रुव क्या होता है तो क्या बताएंगे? गोली दर्पण का मध्य बिंदु, गोली दर्पण के मध्य बिंदु, या बोल सकते हैं परावर्तक तल का मध्य बिंदु, वो क्या कहलाता है? गोली दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे तो ये देखो, ये क्या है? P। ये गोली दर्पण का क्या है? परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ का मतलब जहां से किरणें टकरा कर क्या होंगी? वापस। तो इतने में मैंने जितने में पॉलिश कर रखा उतने से ही होंगी।
तो ये जो जितना मैंने बनाया है इसका बीच वाला बिंदु ही क्या कहलाएगा? ध्रुव। क्या कहलाएगा? ध्रुव। तो ध्रुव क्या होता है? गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का इसे P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। वक्रता केंद्र क्या होता है? गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, ये गोलीय दर्पण है, ये क्या है? और जिस ये गोले का भाग है, इसके केंद्र को क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र। इसके केंद्र को क्या बोलते हैं? तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, ये खोखले गोले का ही भाग है, इसको इधर वाला पोर्शन हटा के ही हम ये लाए हुए हैं, ये बन गया। ठीक, यही तो बन गया। तो इसका केंद्र यहां कहीं था, अभी दिखाया था, तो इसके केंद्र को ही क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र। ये जो है यही क्या है? वक्रता केंद्र। जैसे हम लोग गोला नहीं बनाते गोला प्रकार से, तो जहां मैंने नोक रख रखी होती है वो क्या है? केंद्र। वो क्या है? तो बस यहां विज्ञान में उसको क्या बोलेंगे? वक्रता केंद्र। बस, और कोई फर्क नहीं है। तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। अब क्या आया? वक्रता त्रिज्या। तो देखो, जैसे ये गोला होता है, तो ये जो केंद्र होता है, केंद्र, और ये होता है परिधि, ये क्या बोलते हैं? परिधि। तो केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो बस यहां केंद्र नहीं, यहां क्या है? वक्रता केंद्र। तो वक्रता, और ये क्या है बच्चों? दर्पण। क्या है? दर्पण। तो वक्रता केंद्र से कहां तक? दर्पण तक की दूरी क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या। क्या कहलाती है? कहां से कहां तक की? यहां बस माइंड में इसको बना लेना है, सब परिभाषाएं यहीं से लिखनी है। वक्रता केंद्र से दर्पण के ध्रुव तक की दूरी, ये कहां? ये क्या है? दर्पण के वक्रता केंद्र से दर्पण के ध्रुव तक की दूरी, ये वाली दूरी, ये क्या कहलाएगी? वक्रता त्रिज्या। तो बस यही लिखना है। वक्रता केंद्र से, ये क्या है? वक्रता केंद्र से दर्पण के ध्रुव तक की दूरी, वक्रता केंद्र से दर्पण के ध्रुव तक की। तो बस माइंड में ये बनाना है। ये तो सब बहुत सारी, इतनी चीजें कैसे रट पाओगे? तो ये अगर आता है तो सब कुछ लिख लोगे। वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की दूरी को क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या। अगला आया मुख्य अक्ष। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। ये देखो, किसको किसको? गोलीय दर्पण के ध्रुव और तथा वक्रता केंद्र, ये क्या है? वक्रता केंद्र। ये जो रेखा होगी यहां से यहां तक पूरी, इसको क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। ठीक है। तो ये यहां तक, अब भाई ये लाइन तो यहां शुरू होगी ना, बाद में तो ये काफी बड़ी होगी। तो ये पूरी लाइन क्या है? मुख्य अक्ष। यहां से यहां तक क्या है? वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या क्या होती है? वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की दूरी, वक्रता त्रिज्या। वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, मुख्य अक्ष। तो ये वाली रेखा जो है, इसको क्या बोलेंगे? इसको ढंग से सुन लेना, क्योंकि अभी जो इसके हम पढ़ेंगे ना कि वस्तु कहाँ रख दें? अनंत पर। फिर वस्तु कहाँ रख दें? वक्रता केंद्र पर। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में, ये सब सीखेंगे आगे ना। तो वहां पर मुख्य अक्ष की बहुत जरूरत पड़ेगी। ठीक है। तो मुख्य अक्ष क्या होता है? वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष। मुख्य फोकस या फोकस, तो ये क्या होता है? देखो, किसी गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली आपतित किरणें, देखो ये मुख्य अक्ष के समांतर आ रही किरण, कैसे आ रही? मुख्य अक्ष के समांतर। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली आपतित किरणें, ये इस पर आपतित हो रही हैं। दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती, ये टकराने के बाद यहां से गई, तो ये देखो यहां मुख्य अक्ष पर जहां पर मिलेंगी उसी को क्या बोलते हैं? फोकस। अगर ये अवतल ना होता, कौन सा होता? उत्तल, तो ये मिलती नहीं, लगता वहां मिलेंगी जाके, समझो। तो वो क्या बोलते हैं? मिलती हुई प्रतीत होती। मिलती नहीं, मिलती हुई।
तो या तो यहां तो दिख रहा है कि यहां पर मुख्य अक्ष को यहां पर मिल रही, तो यही क्या है, फोकस। अगर यही उत्तल होता तो मिलती हुई प्रतीत होती, तो वही लिखा गया, किसी गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर। ये है तुम्हारा क्या, मुख्य अक्ष। ये मुख्य अक्ष के क्या है, समांतर। आने वाली आपतित किरणें, आपतित का मतलब इससे टकराएंगी, इस पर गिरेंगे, ये पहले सीख चुके हैं आप। आपतित किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं। उस दर्पण का मुख्य फोकस या फोकस कहा जाता है। कब फोकस कहो या मुख्य फोकस कहो, ठीक है, इसको चाहे फोकस कहो चाहे मुख्य। अब लास्ट में आया फोकस दूरी। तो गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच, गोलीय दर्पण का ये क्या है, ध्रुव, और ये क्या है, मुख्य फोकस, इनके बीच की जो दूरी है इसे क्या बोलेंगे, फोकस दूरी। यहां से यहां तक की दूरी ये क्या कहलाती है, स्मॉल एफ। ये क्या है, कैपिटल एफ। ये क्या है, तो स्मॉल एफ किसको प्रदर्शित करता है, फोकस दूरी को, और कैपिटल एफ किसको प्रदर्शित करता है, फोकस को। ये फोकस है, ये फोकस दूरी। यहां से यहां तक ये क्या है, वक्रता त्रिज्या, इसे बोलते हैं कैपिटल आर। ये है कैपिटल आर। यहां से यहां तक ये क्या है, कैपिटल आर। यहां से यहां तक ये क्या है, स्मॉल एफ। अब मैं तुम्हें समझाता हूं फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। तो देखो, ये जितना यहां से यहां है उतना यहां से यहां है, मतलब ये 5 है तो इधर भी क्या है, 5। तो ये टोटल देखो, मान लो कि टोटल कितना, मान लो ये 5 है, ये 5 है, तो पूरा कितना है, 10। तो मैं अगर 10 का आधा कर दूं तो ये आ जाएगा कि नहीं, 5 आ जाएगा कि नहीं। तो मैं क्या करता हूं, F बराबर ये टोटल जो लिखा हुआ उसका क्या कर दूं, आधा। ये टोटल का क्या कर दूं, आधा। तो R का क्या कर दूं, आधा। तो यहां से एक संबंध आ गया, F बराबर R/2। ये स्मॉल वाला होता है, ठीक है, इसका उपयोग करेंगे हम लोग। 1 नंबर का क्वेश्चन यहां से बहुविकल्पी लगभग बनेगा। तो F बराबर R/2, फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटे 2। अब यहीं पर मैं एक सवाल अगर ऐसे मुंह जवानी बोल दूं कि अगर एक अवतल दर्पण है, क्या है, एक, उसकी फोकस दूरी है 15 सेंटीमीटर, फोकस दूरी F है 15 सेंटीमीटर, तो बताओ वक्रता त्रिज्या कितनी होगी। तो F की जगह नहीं, F की जगह रखना है कितना, F कितना है 15, तो यहाँ F की जगह कितना रख देंगे 15, और बराबर क्या, R/2। एक बात याद रखना हमेशा कि ये निगेटिव आएगी, क्यों, उत्तल दर्पण अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा कैसी होती है, ऋणात्मक। तो ये जो 15 है काहे का होगा, ये क्वेश्चन में बोल के नहीं आएगा कि माइनस आएगा, तुमको अपने मन से सोचना होगा। तो यहाँ लिख देंगे -15, 15 दूनी, तो R बराबर -30। भाई ये बट्टे में इधर आएगा तो काहे में हो जाएगा, गुणे में, तो R बराबर क्या आ जाएगा, -30। अच्छा, अगर किसी को लगता हो ये सूत्र तो हमारे बस का नहीं है, तो उसके लिए भी है। अगर फोकस दूरी दी हुई, फोकस दूरी दी है, तो वक्रता त्रिज्या निकालने के लिए 2 का गुणा करवा दो। फोकस दूरी में 2 का क्या करवा दो, गुणा। अगर मुझे वक्र, दिमाग में बैठा लो, वक्रता त्रिज्या निकालनी है तो 2 का गुणा करवाना है, और अगर मुझे फोकस दूरी निकालनी है तो 2 का भाग देना है। एक बार 2 का गुणा, एक बार 2 का भाग। कैसे, जैसे मुझे R दे दिया गया, एक उत्तल दर्पण है, उसकी वक्रता त्रिज्या मुझे दी गई 40 सेंटीमीटर, तो बताओ फोकस दूरी कितनी होगी। इसका बस तुरंत आधा कर दो, कितना, 20। जब वक्रता त्रिज्या से फोकस दूरी निकालनी हो तो आधा करना है, और जब इससे वो निकालना हो तो क्या करना है, 2 का गुणा। समझ में आई बात, चलिए ठीक है, ये इतनी बात हो गई। ये हम लोगों ने लगभग आधा चैप्टर क्या कर लिया, समाप्त कर लिया, ठीक है। अब हम लोगों को क्या पढ़ना है, हम लोगों को पढ़ना है कि प्रतिबिंब वस्तु को कहाँ रखें तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है। तो मैं आपको सिर्फ आज बताऊंगा कि प्रतिबिंब, मैं 3 ये चीज़ें लिखी हुई हैं, इनको समझाऊंगा। इसके बाद प्रतिबिंब वाला नेक्स्ट वीडियो में, तो ये चैप्टर 2 वीडियो में ख़त्म होगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट अगली बार कर लेंगे, 1-1.5 घंटे का होगा।
ठीक है, मैंने एक एक चीज़ें समझाई, इस वजह से टाइम लगा, नहीं तो मैं इसको 1 घंटे में पूरा ख़त्म कर देता, पूरा चैप्टर ही। तो ख़त्म करने से और पढ़ने में बहुत अंतर है। ख़त्म करने को तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ ना। अब देखो पहला इसमें जो लिखा है वो हटाओ, मेरी बात सुनो, वो क्या लिखा उससे कोई लेना देना नहीं, ठीक है। ये मैंने बुक से ले लिया था, ये पोर्शन जो है मेरा छापा हुआ नहीं है, वो एक बुक थी उसी का मैंने ये स्क्रीनशॉट ले लिया था। देखो ये कौन सा दर्पण है, अवतल। मेरी एक एक 3 बातें समझाऊंगा, तीनों बस ढंग से सुनना, सारे आराम से हो जाएंगे जितने भी हैं। पहला ये क्या है बताओ, ये क्या है, ये लाइन को क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष। यहाँ क्या होगा, ध्रुव। यहाँ कहीं क्या होगा, फोकस। यहाँ कहीं क्या होगा, सी, वक्रता केंद्र। अब देखो मेरी बात सुनना, ये मुख्य अक्ष है, ये 2 किरणें जैसे बनाई मैंने, 2 रेखाएं, ये समांतर है। समांतर रेखाएं वो होती जिनको चाहे जितना बढ़ाओ ये एक दूसरे से मिलेंगी नहीं, जिनके बीच की दूरी हमेशा नियत रहे, जिनके बीच की दूरी हमेशा, उनको बोलते हैं समांतर, ठीक है। तो इसके समांतर मैंने एक ये देखो किरण खींच दी, ठीक है। अब ये किरण जो समांतर है, जो मुख्य अक्ष के समांतर है, ये इससे टकराने के बाद कहां से होकर जाएगी, फोकस से, ठीक है। तो जो मुख्य अक्ष के समांतर होती है वो परावर्तित होने के बाद, दर्पण से टकराने के बाद कहां से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। पहली बात याद हो गई, जो मुख्य अक्ष के समांतर है वो कहां से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी, ठीक है। दूसरा, ये फिर से बना दिया, अब उसके रंग रूप पर ना जाओ, नहीं तो हम चित्र ही 2 घंटे बनाएंगे। ये क्या है, फोकस। ये क्या है, वक्रता केंद्र। दूसरा ये नियम है कि अगर कोई किरण कहां से होकर जाती है, वक्रता केंद्र से, ठीक है। कहां से होकर जा रही है, ठीक है, ये वक्रता केंद्र से होकर जा रही है। तो ये जैसे ही जाएगी, दर्पण से टकराने के बाद अपने मार्ग पर वापस हो जाए। ये टकराई वो ऐसे ही निकल गई, देखो ये आने का चिन्ह है इससे कि ये आ रही इधर से किरण, और ये जाने का, देखो ये आ रही है और ये वापस जा रही है। तो ये मुख्य अक्ष के समांतर थी, तो कहां से होकर गई, फोकस से। और ये कहां से होकर जा रही, वक्रता केंद्र से, तो यह कहां से वापस होगी, वक्रता केंद्र। अगला और लास्ट, ठीक है। अगर कोई किरण चलो पहले बना देता हूं, ये क्या है, ध्रुव। ये क्या है, फोकस। ये क्या है, वक्रता केंद्र। अगर कोई किरण फोकस से होके गई, कहां से होके गई, तो ये टकराने के बाद मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, यानी ये पहले वाले का सेम क्या है, उल्टा। मुख्य अक्ष के समांतर थी तो कहां से होके जाएगी, और जो फोकस से होकर गई है तो वो टकराने के बाद मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी। तीनों बात समझ में आई, फिर से सुन लो। जो किरण मुख्य अक्ष के क्या है, समांतर, वो टकराने के बाद क्या होगी, कहां से जाएगी, फोकस से। जो किरण वक्रता केंद्र से होकर जाई है वो कहां से जाएगी, वो अपने मार्ग पर वापस हो जाएगी, टकराने के बाद अपने मार्ग पर वापस। तीसरा, जो किरण कहां से होकर जा रही है, फोकस से, जो किरण कहां से होकर जा रही है वो टकराने के बाद मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी। तीनों बातें समझ में आ गई। अगर ये तीनों बातें समझ में आ गई हैं तो आप घर पे प्रयास करना जाके। देखो ये जो ये लिखी हैं सेम बातें हैं इसमें। ये किसके लिए है, ये देखो वक्रता केंद्र से होकर गई और अपने मार्ग पर वापस हो गई। ये देखो वक्रता केंद्र पर ये डेड डैश लिखा है ना, तो मतलब जा रही, लग रहा है कि इधर जा रही है। तो ये कौन से दर्पण के लिए है, उत्तल। उत्तल दर्पण पे मिलती नहीं है, रियल में मिलती हुई प्रतीत होती, तो लग रहा है कहां पर मिल रही है, वक्रता केंद्र पर। देखो ये जो फोकस से होके गई वो मुख्य अक्ष के क्या हो गई, समांतर। ये देखो फोकस से होके गई मुख्य अक्ष के समांतर। देखो ये वाली देखो भेजी किरण हमने, ठीक है, कहां पर जा रही, फोकस। ये फोकस पर होकर जा रही, ये किरण हमने भेजी थी ये वाली, ये कहां पर होकर जा रही, फोकस। टकराने के बाद मुख्य अक्ष के क्या हो गई, समांतर। ये किरण देखो, ये वाली देख चुके, ये वाली देखो क्या है, ये किरण कैसी है, मुख्य अक्ष के समांतर। ये है मुख्य अक्ष, तो ये मुख्य अक्ष के क्या है, समांतर। तो टकराने के बाद कहां से होके जाए,
तो ये देखो टकराने के बाद कैसी गई फोकस, ये दोनों सेम सेम लगते हैं, लेकिन ये वाली किरण ये आई है और ये वापस हुई है, इसमें ये गई और ये वापस हुई है, ठीक है। और ये तो देख ही चुके हो कि ये मुख्य अक्ष के समांतर है, तो कहाँ से होकर गई, फोकस से। तो अगर ये तीनों बात याद है तो घर से आप करके आएंगे क्या, कि अगर वस्तु को कहाँ रखें, अनंत पर, और वस्तु को कहाँ रखें, वक्रता केंद्र पर। तो दो क्वेश्चन आपको करके आने हैं कि इनका प्रतिबिंब वस्तु अनंत पर रखें और वस्तु को कहाँ रखें, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट डे मिलेंगे।